हाँ बेटे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ईएमआई के जेई मेंस वाले जो तुमने क्वेश्चंस पूछे हैं, सबसे पहले ये क्वेश्चन नंबर 8 तुमने पूछा हुआ है, जो कि जेई मेन 2026 सितंबर का शिफ्ट 1। इस क्वेश्चन के अंदर तुम्हें एक डायग्राम बना के दिखा रखा है, सर्किट की एक ब्रांच बना के दिखा रखी है, जिसमें एक इंडक्टर है, बैटरी है, रजिस्टर है, और यहाँ पे टर्मिनल पी मार्क कर रखा है, यहाँ टर्मिनल क्यू मार्क कर रखा है। इंडक्टेंस तुम्हें 50 हेनरी बता रखा है, बैटरी की वोल्टेज 30 वोल्ट बता रखी है, रेजिस्टेंस हमें 2 ओम बता रखा है, ठीक है ना। और क्वेश्चन की लैंग्वेज, अ पार्ट ऑफ कंप्लीट सर्किट शोन इन द फिगर एट सम इंस्टेंट द वैल्यू ऑफ करंट आई इज 1 एम्पियर एंड इट इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 10 की पावर 2 एम्पियर पर सेकेंड। जिस इंस्टेंट पे हम बात कर रहे हैं, सर्किट में करंट 1 एम्पियर फ्लो हो रहा है और करंट इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो डी आई बाई डी टी माइनस 10 की पावर 2 एम्पियर पर सेकेंड। वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वीपी माइनस वी क्यू बताना है। इसने गड़बड़ कर दी, करंट का डायरेक्शन तो बताया नहीं, करंट पी टू क्यू है या क्यू टू पी है। नहीं, अभी पी टू क्यू लोगे तो कुछ और आ जाएगा, क्यू टू पी लोगे तो कुछ और आ जाएगा। खैर फिल इन द ब्लैंक्स हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं, छोड़ो, ठीक है ना। क्वेश्चन में हम बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो वीपी माइनस वी क्यू का सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड ही बताना होगा। तो अगर हम वीपी माइनस वी क्यू लें, वी क्यू माइनस वीपी लें, साइन का डिफरेंस आएगा ना करंट का डायरेक्शन चेंज करने पे, ठीक है ना। तो चलो, जैसे करंट बैटरी जो है, अगर मान लेते हैं लूप के अंदर यही वाली बैटरी जो करंट फ्लो कराना चाहती है, तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ। हाँ, समीक्षा जरूरी नहीं है, ठीक है ना, कि बैटरी अगर इस तरीके से लगा रखी है तो करंट लेफ्ट की तरफ ही जाएगा, ठीक है ना। तो बाकी सर्किट नहीं पता, ये तो मैं एजम्पशन कर रहा हूँ, करंट लेफ्ट की तरफ दिखा दिया, एज्यूमिंग कि जो भी हमारा कंप्लीट सर्किट होगा उसमें मान लो अकेली बैटरी है। अगर यही मान लो इसी सर्किट के अंदर तेरा यहाँ पे कोई जो दूसरी बैटरी लगी हो, वो इस तरीके से लगी हो, और वो मान लो 60 वोल्ट की हो, तो बता सर्किट में 30 वोल्ट की बैटरी करंट कैसे फ्लो कराना चाहेगी लूप में, कैसे फ्लो कराना चाहेगी तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज और 60 वोल्ट वाली क्लॉकवाइज, कौन डोमिनेट करेगा? 60 वाला डोमिनेट कर जाएगा ना, मेरी बात समझ रहे हो। तो अभी ये तो तुमको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिकली जब तक मुझे पूरा सर्किट नहीं पता, मैं ये नहीं बता सकता करंट पी टू क्यू जाएगा या क्यू टू पी जाएगा। और क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक बेस्ड है, तो चलो हमें से वीपी और वीपी माइनस वी क्यू है, वी क्यू माइनस वीपी का मैग्नीट्यूड बताना है। प्लस माइनस साइन पे हमें ध्यान देने की इतनी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पोलैरिटी मार्क करता हूँ, ठीक है ना। रजिस्टर की पोलैरिटी, करंट का डायरेक्शन देख के, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल इन अ रेजिस्टेंस। बैटरी की पोलैरिटी, छोटी लाइन नेगेटिव, बड़ी लाइन पॉजिटिव। और इंडक्टर की पोलैरिटी, करंट डिक्रीज हो रहा है तो करंट के डायरेक्शन में मूव होते हुए पहले माइनस फिर प्लस, ठीक है ना। करंट सर्किट में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज को किससे एसोसिएट करोगे, प्लस से या माइनस से? तो माइनस एसोसिएट करेंगे तो करंट के डायरेक्शन में जाते हुए पहले माइनस फिर प्लस, ऐसे ही पोलैरिटी मार्क करना सिखाया हुआ तुम्हें मैंने। और अब हम लोगों को निकालना है वीपी माइनस वी क्यू, ठीक है ना। तो वीपी माइनस वी क्यू निकालने के लिए पी से क्यू पे जाओ। पी से चले, पहले क्या मिला, इंडक्टर का प्लस, पोलैरिटी डिसाइड हो चुकी है। अब इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड चाहिए। तो एल डी आई बाई डी टी का मैग्नीट्यूड में एल अपना 50 है, डी आई बाई डी टी 10 की पावर 2, ठीक है ना। आगे बढ़े हम लोग, 50 मिली हेनरी है, सॉरी मैंने ये इंडक्टेंस यहाँ पे गलत लिख दिया है, 50 मिली हेनरी है। तो 50 मिली हेनरी है, तो यहाँ पे 10 की पावर -3 और आ जाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बैटरी, बैटरी का प्लस, तो +30। फिर आगे बढ़े, रजिस्टर का माइनस, तो माइनस आई आर में आई हमारा 1 एम्पियर है और रेजिस्टेंस हमारा 2 ओम है, ठीक है ना। तो क्या आ रहा है वीपी माइनस वी क्यू की वैल्यू, तो 10 की पावर 2, 10 की पावर -3, 10 की पावर -1, 50 इंटू 10 की पावर -1, 5 प्लस 30 -2, 35 -2, 33 वोल्ट, ठीक है ना। समझ में आया कैसे किया?
और अगर इसी क्वेश्चन में इंटीजर बेस्ड प्रॉब्लम है, अगर मैं करंट का डायरेक्शन ऑपोजिट लेता एक बार उसके ऊपर भी दिमाग लगा लेते हैं। क्वेश्चन में इन्होंने करंट का डायरेक्शन हमें बता नहीं रखा है। अगर मैं करंट का डायरेक्शन पलट दूं तो आंसर पे क्या फर्क पड़ेगा, एक बार उस पर भी ध्यान दो। तो ये तुम्हारा 50 मिली हेनरी का इंडक्टेंस, 30 वोल्ट की बैटरी, 2 ओम, करंट आई अगर इस तरफ जा रहा होता और करंट डिक्रीज हो रहा है तो इंडक्टर की पोलैरिटी करंट के डायरेक्शन में मूव होते हुए पहले माइनस फिर प्लस, बैटरी की पोलैरिटी प्लस माइनस, रेजिस्टेंस की पोलैरिटी करंट का डायरेक्शन देख के करंट फ्लोज फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो चलो अब पी से चले तो पहले क्या मिला, माइनस एल डी आई बाई डी टी। एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू अभी हमने चेक की थी, 5 वोल्ट आ जाएगी। आगे बढ़े क्या मिला, प्लस प्लस 30। फिर आगे बढ़े क्या मिला, प्लस आई आर, प्लस आई आर कितना आ जाएगा तुम्हारा, +2। 32 माइनस 5, 32 माइनस 5, 27 वोल्ट आ जाएगा ना आंसर। तो देख रहे हो करंट का डायरेक्शन जब तक इसमें ढंग से मेंशन ना करे तब तक वीपी माइनस वीक्यू बताना हमारे लिए मुश्किल है। ठीक है ना। तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है किताब के अंदर प्रिंटिंग एरर हो, एग्जाम के अंदर करंट का डायरेक्शन मेंशन हो। ठीक है ना, क्योंकि इसने सॉल्यूशन में करंट का डायरेक्शन आई ये मेंशन करके दिखा रखा है डायग्राम में, तो हो सकता है क्वेश्चन में भी मेंशन हो सकता है किताब के अंदर प्रिंटिंग एरर हो। हाँ आदित्य, गुड इवनिंग। काम की बात, करंट का डायरेक्शन P2Q है या Q2P है, वो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा आंसर 33 वोल्ट आने वाला है या 27 वोल्ट आने वाला है। चलो क्वेश्चन के अंदर तुम्हें जो दे रखा है, ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर। ठीक है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, रेडियस कैपिटल आर, तो डायमीटर मैंने 2r दिखा दिया तुम्हें डायग्राम में। कैरीज अ टाइम डिपेंडेंट करंट आई इज इक्वल टू आई नॉट T1 माइनस टी। ये तुम्हें करंट का एक्सप्रेशन दे रखा है सोलेनॉइड के अंदर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है ना, करंट टाइम वेरिंग करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है। रिंग ऑफ रेडियस 2r इज प्लेस्ड कोएक्सियली नियर इट्स मिडल। यहाँ पे सेंटर में मिडिल में हम लोगों ने यहाँ पे रिंग रखी हुई है जो इसके साथ कोएक्सियल है, सोलेनॉइड के एक्सिस से मैच कर रही है। रेडियस इसका 2r तो डायमीटर इसका 4r। ड्यूरिंग अ टाइम इंटरवल ऑफ 0 to 1 सेकेंड द इंड्यूस्ड करंट IR एंड इंड्यूस्ड EMF VR इन द रिंग चेंज एस, और फिर ABCD 4 ऑप्शन बता रखे। तो चलो पहले तो यहाँ पे सोलेनॉइड में जब करंट फ्लो होगा तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, तो म्यू नॉट NI। ठीक है ना, जब सोलेनॉइड के अंदर करंट आई फ्लो होगा, ठीक है ना, तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन लॉन्ग सोलेनॉइड के अंदर हम लोगों को पता है, म्यू नॉट NI। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गई हमारे पास म्यू नॉट NI। आई का एक्सप्रेशन है आई नॉट T1 माइनस टी। तुम देख रहे हो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी हो रही है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के थ्रू जा रही है ऑब्वियसली ये रिंग को भी क्रॉस कर रही है, तो रिंग के थ्रू फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू रिंग क्या हो जाएगा, तो NBA, रिंग के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 1। रिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यही बी जो हमने निकाली है, म्यू नॉट NI0 T1 माइनस टी इंटू एरिया। तो रिंग का एरिया नोटिस करो पाई 2r स्क्वायर है, पर जो इसमें फ्लक्स है रिंग का एरिया पाई 2r स्क्वायर है, पर मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ इसके सेंट्रल रीजन में है जो सोलेनॉइड के अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो सिर्फ, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो सिर्फ कितने रेडियस तक मिलेगी तुम्हें, r रेडियस तक। तो रिंग का एरिया पाई इंटू 2r स्क्वायर प्लस फ्लक्स निकालते समय पाई इंटू r स्क्वायर। पूरे रिंग के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जा रही है, सिर्फ उसके सेंट्रल रीजन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं जो सोलेनॉइड के अंदर है, तो उसका एरिया पाई r स्क्वायर। फ्लक्स आ गया एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और तुम देख रहे हो फ्लक्स टाइम के साथ वेरी कर रहा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन है। रिंग के थ्रू फ्लक्स का एक्सप्रेशन म्यू नॉट NI0 पाई r स्क्वायर, ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है, टाइम डिपेंडेंट टर्म आ रहे हैं T माइनस टी स्क्वायर। ठीक है ना, तो अब पहले बात करते हैं EMF इंड्यूस की। तो EMF इंड्यूस के लिए क्या करोगे, EMF इंड्यूस इन द रिंग के लिए क्या करोगे, d बाई dt। ठीक है ना, पोलैरिटी पे हमें दिमाग नहीं लगा रहा, सिर्फ EMF के मैग्नीट्यूड पे दिमाग लगा रहे हैं, हमें क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड पे कमेंट करने को बात कर रहा है। तो म्यू नॉट NI0 पाई r स्क्वायर, तो कांस्टेंट है डिफरेंशिएशन से बाहर, T माइनस टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा, 1 माइनस 2T। ठीक है ना, तो तुम देख रहे हो EMF टाइम के साथ वेरी कर रही है। टाइम को डालो 0 सेकंड, टाइम को 0 सेकंड डालो, ये वैल्यू क्या आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर, 1 आ जाएगी। और टाइम को डालो 1 सेकंड,
टाइम को डालो 1 सेकेंड, तो क्या वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट के अंदर? 1 - 2 - 1। तुम देख रहे हो ब्रैकेट के अंदर जो टाइम डिपेंडेंट टर्म है ये +1 से -1 वेरी कर रही है, ठीक है ना। इससे तुम्हें समझ में आता है रिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी पोलैरिटी चेंज होगी, ठीक है ना। ईएमएफ अगर यही मैग्नीट्यूड को हम लोग देखते चलें तो यहाँ पे तुम देख रहे हो टाइम की वैल्यू जैसे जैसे वेरी कर रही है फ्रॉम 0 to 1 सेकेंड, टाइम t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे ईएमएफ क्या हो जा रही है? टाइम t इक्वल टू हाफ सेकेंड पे टाइम को हाफ सेकेंड डालो तो ईएमएफ क्या आ जा रही है? 0, ठीक है ना। तो हाफ सेकेंड पे पोलैरिटी क्या होने वाली है? रिंग के अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है उसकी पोलैरिटी चेंज होने वाली है, और रिंग के अंदर जो ईएमएफ है उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही है, तो रिंग में जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट का डायरेक्शन भी चेंज होगा, नहीं? तो क्या आंसर हो जाएगा? डी ऑप्शन दे रखा है, एट टाइम टी इक्वल टू 0.5 सेकेंड डायरेक्शन ऑफ आई आर रिवर्सेस एंड वी आर इज 0। करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो रहा है और वोल्टेज अक्रॉस रिंग ईएमएफ इन द रिंग 0 हो जा रही है, सही बात है, ठीक है ना। टाइम टी इक्वल टू हाफ सेकेंड से पहले करंट एक डायरेक्शन में होगा, हाफ सेकेंड के बाद वो दूसरे डायरेक्शन में फ्लो करेगा, तो करंट का डायरेक्शन पलट रहा होगा, ईएमएफ की पोलैरिटी पलट रही होगी। रिंग में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, ठीक है ना, उसका की वजह से जो करंट फ्लो होने वाला है एट हाफ सेकेंड ईएमएफ 0, उससे पहले उसके बाद करंट के डायरेक्शन ऑपोजिट मिलेंगे, ईएमएफ इंड्यूस ऑपोजिट मिलेंगी, ठीक है ना। डी आंसर हो गया, समझ में आया राधिका, क्लियर हुआ? ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलो ये 2020 के 7 जैन वाले पेपर की शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है। इन एलसीआर सर्किट, एन एलसीआर सर्किट बिहेव्स लाइक अ डैम्ड हार्मोनिक ऑक्सीलेटर, comparing it with a physical spring mass damped oscillator having damping constant small b, the current equivalence will be। तो ध्यान से देखो, पहले तो एलसीआर सर्किट पे तो हम लोग बात चलेंगे, पहले तो एलसी सर्किट में एलसी ऑक्सीलेशंस याद है सबको? एलसी ऑक्सीलेशन पढ़ा हुआ है हम सबने ना। इंडक्टर होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर पे चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू, सर्किट हम लोगों ने क्लोज कर दिया, कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा सर्किट में करंट इंक्रीज होना चालू होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सर्किट में करंट फ्लो होगा, कैपेसिटर पे चार्ज इंक्रीज हो रहा है, कैपेसिटर पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है, कभी सर्किट में करंट क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, कभी सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। टाइम यहाँ पे क्या हो रहा होता है? एलसी ऑक्सीलेशंस। क्या हो रहा होता है? इंडक्टर के अंदर, सर्किट के अंदर करंट का ऑक्सीलेशन हो रहा होता है, कभी करंट क्लॉकवाइज कभी करंट एंटी क्लॉकवाइज। कैपेसिटर की प्लेट्स पे चार्ज कभी क्यू माइनस क्यू कभी माइनस क्यू प्लस क्यू। तो अगर इसी को मैं स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट करूं, ठीक है ना, अभी डैम्ड ऑक्सीलेशन पे नहीं जा रहे, डैम्ड के ऊपर बाद में चलते हैं। एलसी ऑक्सीलेशंस के अंदर सर्किट में इंडक्टर है, कैपेसिटर है, सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं है। जब सर्किट में कोई रजिस्टर नहीं है तो कोई भी एनर्जी हीट के फॉर्म में वेस्ट नहीं होगी। एनर्जी इंडक्टर से कैपेसिटर में, कैपेसिटर से इंडक्टर में ऑक्सीलेट करती रहेगी, एलसी ऑक्सीलेशन कंटिन्यू होते रहेंगे, ठीक है ना। जब सर्किट में कोई रजिस्टर ही नहीं है, सिर्फ इंडक्टर और कैपेसिटर है, तो सर्किट में कोई एनर्जी डिसिपेट नहीं होने वाली ना। जब सर्किट में कोई एनर्जी डिसिपेट ही नहीं होने वाली रजिस्टर के अक्रॉस, तो सर्किट की टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी। कैपेसिटर के अंदर शुरू में कैपेसिटर में एनर्जी Q²/2C, इंडक्टर में एनर्जी 0। जब कैपेसिटर पे चार्ज कम होते होते 0 हो जाएगा, कैपेसिटर में एनर्जी 0 हो जाएगी, उस समय सर्किट में करंट मैक्सिमम हो जाएगा, इंडक्टर में एनर्जी मैक्सिमम ½ Li²। तो तुम देख रहे हो एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर, इंडक्टर से कैपेसिटर, सर्किट के अंदर इंडक्टर कैपेसिटर में एक्सचेंज होती रहेगी पर कभी भी डिसिपेट नहीं होने वाली। और ऐसे हमारे पास अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम है और नीचे सरफेस स्मूथ है, ब्लॉक के नीचे जो हमारा सरफेस है वो स्मूथ है, तो क्या होगा? तुम्हारे ब्लॉक को अगर मैं डिस्प्लेस करके छोड़ दूं तो ब्लॉक ऑक्सीलेट कर रहा है, ऑक्सीलेट करता रहेगा, ऑक्सीलेशंस कंटिन्यू होंगे। तो एलसी ऑक्सीलेशन और स्प्रिंग मास सिस्टम को अगर मैं आपस में रिलेट करूं, ठीक है ना, तो याद करो इंडक्टर क्या होता है? इनर्शिया इन द सर्किट, सुना बस हमने। इंडक्टर क्या होता है? इनर्शिया इन द सर्किट, ठीक है ना। तो इंडक्टर को हम किसके इक्विवेलेंट लेके चलते हैं? मास के, ठीक है ना। और फिर चलो याद करो टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड का फॉर्मूला एलसी ऑक्सीलेशन में, एलसी ऑक्सीलेशन की फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2π√LC। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल 2π√LC। और स्प्रिंग मास सिस्टम का 2π√m/k, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने रिलेट किया इंडक्टर इज इनर्शिया इन द सर्किट, तो इंडक्टेंस और मास को हमने इक्विवेलेंट कर दिया। तो अगला टर्म क्या बचा? सी और के को अगर तुम रिलेट करोगे तो सी किसके इक्विवेलेंट आ गया?
1/k के। चला क्या दिमाग? 1/k 1 स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है ना। तो सर्किट के अंदर अगर हम एलसी ऑक्सीलेशन की बात कर रहे हैं और उसको स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट कर रहे हैं, तो इंडक्टर इज इक्वलेंट टू, इंडक्टेंस इज इक्वलेंट टू मास एंड सी इज इक्वलेंट टू 1/k। पहले तो ये दो बातें समझ में आ गई सबको, ठीक है ना। एलसी ऑक्सीलेशन के अंदर एनर्जी का एक्सप्रेशन क्या होता है, टोटल एनर्जी क्या होती है सर्किट की किसी भी समय, टोटल एनर्जी क्या होगी, Q²/2C प्लस हाफ LI²। और ऐसे स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर अगर हम लोग बात करें, तो स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर क्या होता है ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन, एक तो काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv², और एक स्प्रिंग में एनर्जी होगी हाफ kx²। स्प्रिंग में एनर्जी हाफ kx²। तो ध्यान से देखो, अगर हम लोग यहाँ पे फर्दर रिलेट करें, तो एलसी ऑक्सीलेशन वाले सर्किट में, ठीक है ना, Q आता है, Q²/2C आता है, तो यहाँ पे हाफ kx² आता है, तो Q इज इक्वलेंट टू x, ठीक है ना। और ध्यान से देखो, V इज इक्वलेंट टू I। आते हैं कि सारे ये रिलेशन समझ? अगर तुम कभी भी एलसी ऑक्सीलेशन वाले सर्किट को स्प्रिंग मास सिस्टम से रिलेट करो, तो चार्ज के इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, x, डिस्प्लेसमेंट x, इक्विलिब्रियम से डिस्प्लेसमेंट x, स्पीड की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी करंट की जगह क्या आ जाएगा, स्पीड, मैंने उल्टा लिख दिया, चार्ज की जगह x, करंट की जगह स्पीड, c की जगह 1/k, l इंडक्टेंस की जगह m। रिलेट किया, ठीक है ना। चलो अब यहीं पे सरफेस स्मूथ की जगह अगर रफ होता, सरफेस स्मूथ नहीं होता, रफ होता, तो तुम्हारा जो ऑक्सीलेटिंग ब्लॉक है, ऑक्सीलेट होते होते थोड़ी देर में रुक जाता है, डैम्ड ऑक्सीलेशन हो जाते हैं। और यहीं पे एलसी सर्किट के अंदर एलसी के साथ यहाँ पे एक रजिस्टर भी लगा होता, सरफेस स्मूथ की जगह रफ होता, डैम्ड ऑक्सीलेशन हो जाते। और ऐसे ही सर्किट के अंदर इंडक्टर कैपेसिटर के साथ रजिस्टर होता, तो यहाँ पे सर्किट के अंदर रजिस्टर के अक्रॉस हीट डिसिपेट हो जाती, सर्किट की टोटल एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, ठीक है ना। तो यहाँ भी डैम्ड ऑक्सीलेशन हो जाते। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन के अंदर अगर हम लोग बात कर रहे हैं, दोनों केसेस में अगर हम डैम्ड ऑक्सीलेशन करा रहे हैं, तो एलसीआर सर्किट के अंदर रजिस्टर के इक्विवेलेंट यहाँ पे तुम्हारे स्प्रिंग मास सिस्टम के अंदर क्या आ जाएगा, डैम्पिंग कांस्टेंट, जो क्वेश्चन में हमें स्मॉल बी बता रखा है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 12। एल की जगह एल इज इक्वलेंट टू एम, सी इज इक्वलेंट टू 1/k, रजिस्टर इज इक्वलेंट टू डैम्पिंग कांस्टेंट बी, तो बी ऑप्शन हो गया। आई तीनों बातें समझ में आई, कैसे चीजों को रिलेट किया समझ में आ रहा है ना, ठीक है ना। एलसीआर सर्किट के अंदर रजिस्टर होगा तभी डैम्पिंग होगी, रजिस्टर नहीं होता तो डैम्पिंग ही नहीं होती। और ऐसे यहाँ पे तुम्हारे पास स्प्रिंग मास सिस्टम है, सरफेस तुम्हारा स्मूथ होता है, डैम्पिंग होती नहीं, सरफेस रफ है तो डैम्पिंग होगी। और डैम्पिंग कांस्टेंट तुम्हारे डैम्ड ऑक्सीलेशन का अगर बी है, तो दैट बी विल बी इक्वलेंट टू आर, आर विल बी इक्वलेंट टू बी, जैसे भी बोल, ठीक है। चलो क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को ये सोलेनॉइड दे रखा है, और सोलेनॉइड का रेडियस हमें आर बता रखा है, उसके अराउंड यहाँ पे ये हम लोगों ने एक रिंग रखी हुई है, रिंग का रेडियस 2r बता रखा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज, अ वेरी लॉन्ग सोलेनॉइड ऑफ रेडियस r इज कैरिंग अ करंट, करंट का एक्सप्रेशन बता रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, काउंटर क्लॉकवाइज करंट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ऑब्जर्वर कहाँ बैठाना है, लेफ्ट राइट, इन्होंने बताया ही नहीं है। A circular conducting coil of radius 2r, circular conducting coil of radius 2r is placed in the equatorial plane of the solenoid and concentric with the solenoid. The current induced in the outer coil correctly depicted as a function of time is given by ABCD, चार ग्राफ दे रखे हैं। तो चलो पहले तो ग्राफ की शेप के ऊपर दिमाग लगा लेते हैं, बाकी ऑब्जर्वर कहाँ बैठा है उसने हमें बताया ही नहीं है, हम लोगों ने लेफ्ट एज्यूम कर लिए। हाँ सॉरी बेटे, इसका तुम्हारा सोलेनॉइड का रेडियस आर है तो डायमीटर 2r हो जाएगा, और तुम्हारे रिंग का रेडियस 2r है तो डायमीटर 4r हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया था। चलो कोई नहीं, अभी यहाँ पे ऑब्जर्वर को मैंने लेफ्ट में मान लिया है, और सोलेनॉइड की टर्न्स की जो ओरिएंटेशन है वो भी हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बता रखी, मैं इस तरीके से मान रहा हूँ कि मैग्नेटिक फील्ड इज टूवर्ड्स राइट, ठीक है ना। जब तक सोलेनॉइड के तुम्हें टर्न्स की ओरिएंटेशन नहीं बताएंगे, तब तक हम ये भी नहीं बता सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस राइट की तरफ होंगी या लेफ्ट की तरफ होंगी। खैर, मैग्नेटिक फील्ड तो हमारे सोलेनॉइड के अंदर लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो क्या आने वाली है, μ0 Ni, करंट का एक्सप्रेशन हमें बता ही रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। रिंग के थ्रू फ्लक्स निकालने जाएंगे तो फिर से अभी थोड़ी देर पहले भी हमने कैसे क्वेश्चन किया था, फ्लक्स विल बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया,
मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया में तुम्हारे रिंग का एरिया, कॉइल का एरिया पाई इनटू 2r², पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ उसके सेंट्रल रीजन में होगी, कितने रेडियस में, r रेडियस में, तो एरिया पाई इनटू 2r² नहीं पाई इनटू r²। यार हमें तो सिर्फ वैसे भी ग्राफ के शेप के ऊपर ही ध्यान देना है, वैल्यूज पे ज़्यादा कोई हमें दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी। यार फ्लक्स का एक्सप्रेशन आ गया, और अब इस फ्लक्स की वजह से सर इस कॉइल में क्या ईएमएफ इंड्यूस होगी, क्या करंट इंड्यूस होगा, उसके ऊपर हमें दिमाग लगाना है। तो करंट के लिए पहले ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी। अगेन ईएमएफ के मैग्नीट्यूड पे ही मैं दिमाग लगा रहा हूँ, ग्राफ की शेप के ऊपर दिमाग लगाएंगे अभी पहले, बाद में देखते हैं हमने उसके वैल्यूज पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेनी है। तो म्यू नॉट एन पाई r², तो कांस्टेंट है। करंट का जो एक्सप्रेशन तुम्हारे सामने दिया हुआ है बस यही टाइम डिपेंडेंट है, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो के तो कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन से बाहर, t इंटू ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन। तो कैसा डिफरेंशिएट करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। पहले टाइम t को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ ई की पावर माइनस अल्फा टी को एज इट इज, दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन है, तो पहले फंक्शन 1 को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, फंक्शन 2 को एज इट इज। अगली बार फंक्शन 1 t को एज इट इज, फंक्शन 2 का डिफरेंशिएशन ई की पावर माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन, ई की पावर माइनस अल्फा टी। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके अंदर गए, चेन रूल, फंक्शन के अंदर फंक्शन, माइनस अल्फा टी का डिफरेंशिएशन माइनस अल्फा। ठीक है ना। तो चलो तुम देख रहे हो यहाँ पे जो तुम्हारे सामने ये ईएमएफ इंड्यूस का जो एक्सप्रेशन आ रहा है, इसी के ऊपर दिमाग लगाते हैं। ईएमएफ इंड्यूस बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को मैं स्मॉल आर से दिखा देता हूँ, क्योंकि कैपिटल आर से हम ऑलरेडी रेडियस को दिखा रहे हैं। तो स्मॉल आर से मैं डिवाइड कर दूंगा तो करंट आ जाएगा ना हमारे पास। ठीक है ना। तो चलो इस करंट के एक्सप्रेशन पे हम लोग दिमाग लगाएं। तो करंट का एक्सप्रेशन म्यू नॉट एन पाई कैपिटल r² के बाय स्मॉल आर, तो कांस्टेंट है इस पूरे एक्सप्रेशन में, ई की पावर माइनस अल्फा टी भी मैं कॉमन ले लेता हूँ, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1 माइनस अल्फा टी। तो चलो ध्यान से देखो, बीच में क्या करंट का भी जीरो हो रहा है, टाइम को जीरो डालो तो ये टर्म क्या हो जा रही है तुम्हारी, टाइम को जीरो डालो तो ये टर्म क्या हो जाएगी हमारी 1। ई की पावर, टाइम को डालो जीरो तो ई की पावर जीरो, ये टर्म भी 1। ठीक है ना। करंट की वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है ना। तुम्हारे सामने जो भी मैं एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इस एक्सप्रेशन को तुम्हारे सामने एनालाइज करवा रहा हूँ। एक्सप्रेशन में टाइम को डाले हम लोग जीरो। ठीक है ना। तो करंट की वैल्यू कैसे आ रही है, पॉजिटिव। टाइम को जीरो डालने पे ये टर्म 1, ये टर्म भी 1, और ये टर्म हमारी पॉजिटिव आ गई। ठीक है ना। टाइम को डालू मैं 1/अल्फा, टाइम को डालो 1/अल्फा, 1/अल्फा इंटू अल्फा 1, 1 माइनस 1, ये टर्म हमारी जीरो हो जाएगी, आई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। ठीक है ना। और उसके बाद ऑब्वियसली टाइम की वैल्यू 1/अल्फा से ज़्यादा डालूंगा, टाइम की वैल्यू 1/अल्फा से ज़्यादा डालूंगा तो ये टर्म नेगेटिव हो जाएगी, करंट की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। और टाइम को डाले हम लोग इन्फिनिटी। ठीक है ना। ग्राफ के अंदर हमें जो दिमाग लगाना है, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी तक लगाना है। टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हालांकि जो चारों के चारों ऑप्शन है वही दिखा रहे हैं कि करंट t इक्वल टू इन्फिनिटी पे जीरो होगा, तो हमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे चेक करने की जरूरत नहीं है। स्टिल अगर कभी चारों ग्राफ में t इक्वल टू इन्फिनिटी पे कुछ अलग अलग करके ग्राफ ड्रॉ करके दिखा रखा होता तो फिर हमें t इक्वल टू इन्फिनिटी पे भी दिमाग लगाना पड़ जाता। टाइम को इन्फिनिटी डालो, e की पावर माइनस इन्फिनिटी, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, 1 अपॉन ई की पावर इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, जीरो। ठीक है। ये तीन वैल्यू समझ में आ रही है। तो अगर मैं करंट वर्सेस टाइम ग्राफ बनाऊं अभी, तो मैं वैल्यूज के साथ ये जो दिमाग पे लगा रहा हूँ, हमारे पास करंट की वैल्यू t इक्वल टू जीरो पे क्या आ रही है, पॉजिटिव। ठीक है ना। उसके बाद 1/अल्फा पे क्या हो जा रही है, वो जीरो। उसके बाद वो नेगेटिव हो रही है, और फिर नेगेटिव होते होते नेगेटिव इन्फिनिटी नहीं जाना, हमें मालूम है t इक्वल टू इन्फिनिटी पे करंट की वैल्यू फिर से जीरो होने वाली है। आया ग्राफ कैसे बनाया मैंने, ग्राफ कैसे बनाया समझ में आ रहा है। ठीक है ना। ये ग्राफ बना रखा है, और इसी का एग्जैक्ट उल्टा ग्राफ इन्होंने डी ऑप्शन में दे रखा है हमें। ये तो ए ऑप्शन है तुम्हारा, और डी ऑप्शन में बिल्कुल एग्जैक्ट इसका उल्टा ग्राफ बना के दिखा रखा है ऐसे। अब ए मार्क करना है या डी मार्क करना है, ठीक है ना। उसके लिए तुम्हें देखना पड़ेगा कि जो करंट तुम्हारा सर्किट में इंड्यूस हो रहा है वो क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, और जैसे मैं तुम्हें बता रहा था स्टार्टिंग में, करंट क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसके लिए ऑब्जर्वर लेफ्ट बैठा है या राइट बैठा है, वो हमारे लिए डिसाइड करना।
पॉसिबल नहीं हो रहा था। नहीं, कह रहा अभी जहाँ पे मैंने ऑब्जर्वर बैठाया था लेफ्ट की तरफ, अगर लेफ्ट की तरफ बैठ के देखें सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है ये करंट तुम्हारा इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड करंट टाइम के साथ क्या हो रहा है, करंट पहले पॉजिटिव से जीरो, करंट की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। देख रहे हो मेरी बात, समझो मेरी बात, यहाँ पे करंट की वैल्यू देखो स्टार्टिंग में हमने क्या ली है, पॉजिटिव से फिर क्या हुई है, जीरो। करंट की वैल्यू जो भी सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। करंट डिक्रीज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज। फ्लक्स डिक्रीज हो रहा है, फ्लक्स को डिक्रीज होने से रोको, तो फ्लक्स को सपोर्ट या अपोज, फ्लक्स को सपोर्ट या अपोज, सपोर्ट करना है। फ्लक्स को सपोर्ट करने के लिए इस तरफ और मैग्नेटिक फील्ड लाने के लिए करंट ऐसे, राइट एंड थंब रूल। और मैग्नेटिक फील्ड राइट की तरफ लाने के लिए, फ्लक्स को कम होने से बचाने के लिए करंट ऐसे। मेरी फिंगर्स को रोल करते हुए इमेजिन कर पा रहे हो, और ये फिंगर्स को रोल करते हुए इमेजिन करो इस आदमी को जो लेफ्ट हैंड साइड पे हमने आदमी बैठा रखा है, इसको करंट कैसे फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा होगा आउटर वाली कॉइल में, क्लॉकवाइज। और इन्होंने क्वेश्चन में बोल रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लो, तो क्लॉकवाइज को क्या लेंगे हम लोग, नेगेटिव। तो तुम्हारे जो कॉइल में स्टार्टिंग में करंट इंड्यूस हो रहा है वो नेगेटिव, और नेगेटिव करंट तो तुम्हारा डी वाला ऑप्शन। और फिर से तुम मेरी बात समझ रहे हो, ए और डी में डिसाइड करना पॉसिबल नहीं था, ये तो बस दो एजम्पशंस किए मैंने कि कॉइल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं वो राइट की तरफ आ रही होंगी और ऑब्जर्वर हमारा लेफ्ट में बैठा होगा, ठीक है ना। किसी ने इन दोनों में से कोई भी चीज ऑपोजिट कर दी तो उसका ग्राफ पलट जाएगा, डी की जगह ए बन जाएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन में गलती है, इन लोगों को बताना चाहिए था कि जो कॉइल में करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ आ रही हैं, ऑब्जर्वर जो हमारा बैठा है, ऑब्जर्वर को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द कॉइल अवे फ्रॉम हिम दिखाई दे रही है या टूवर्ड्स हिम दिखाई दे रही है। उसके बाद ही तुम डिसाइड कर सकते हो कि तुमने ग्राफ का आंसर ए देना है या डी देना है। आगे समझ में आ गया। ठीक है ना बेटा, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है वैसे 2019 10th जैन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अंदर हमें अर्थ की हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड बता रखी है किसी पॉइंट पे 118 इंटू 10 की पावर -6 टेस्ला, और एट सम लोकेशन ऑन अर्थ, मैं लैंग्वेज ही पढ़ दे रहा हूँ, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस मच। At this location, a magnetic leaden of length 0.12 meter and pole strength 1.8 ampere meter is suspended from the middle point using a thread. Needle को हमने hang कर दिया middle point पे धागे से बांध के, and middle point at needle is making 45 degree with the horizontal. To keep the needle horizontal, the vertical force that should be applied at one of its end. पहले तो तुम ध्यान से देखो, जब धागे से हमने निडल को बांध के हैंग किया तो निडल 45 डिग्री पे इंक्लाइन हो गई। तो कोई भी मैग्नेटिक निडल क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक निडल है, मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसे अपने डायरेक्शन में अलाइन कर लेगी। तो निडल हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल बना रही है। इससे हमें समझ में आ जाता है कि जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे है, ठीक है ना। बात समझ में आती है, जो हमारी नेट मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री पे, 45 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिप हो गया, ठीक है ना। ये वर्टिकल कंपोनेंट, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। चलो अब अगर मैं निडल को हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ, इसी निडल को अगर मैं हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस पे टॉर्क लगाएगी और इसे अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगी। अगर इस निडल को मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल करके रख दूं तो इस निडल के ऊपर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड टॉर्क लगाएगी और अपने डायरेक्शन में अलाइन करना चाहेगी। कितना टॉर्क लगाएगी, कितना टॉर्क लगाएगी, एम बी साइन थीटा, ठीक है ना। क्या लगाएगी, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द तुम्हारा रिंग हो जाएगा, सॉरी रिंग कह रहा हूँ, निडल हो जाएगा। बी हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी, साइन थीटा, थीटा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। जो हमारी अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड से अगर निडल को मैंने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है तो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड से वो 45 डिग्री पे है, ठीक है ना। और चलो अर्थ की नेट मैग्नेटिक फील्ड मुझे जो निकालनी है, कैसे निकाल सकता हूँ मैं, तो हमें पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्वेश्चन में दे रखा है विच विल बी इक्वल टू बीई cos 45। तो बीई इज गोइंग टू बी
cos 45 को मैं लिख दूं 1/√2, तो √2 टाइम्स ऑफ BH, ठीक है ना। तो चलो अब निडल का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट क्या लोगे, मैग्नेटिक निडल का पोल स्ट्रेंथ बता रखी है, लेंथ बता रखी है, तो मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा 1.8 मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इनटू लेंथ 0.12। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई हमारे पास, √2 टाइम्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोवाइडेड टू बी 18 इंटू 10⁻⁻6 sin 45 1/√2। यहाँ तक फॉलो किया सबने, ठीक है ना। ये टॉर्क निडल पे लग रही होगी उसे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन कराने के लिए, और इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने से रोकने के लिए, इसको हॉरिजॉन्टल रखने के लिए, अगर मान लो मैं इस निडल पे फोर्स लगा रहा हूँ राइट एंड पे, तो वर्टिकल फोर्स राइट एंड पे लगाऊं, किधर लगाऊं, अपवर्ड लगाऊं डाउनवर्ड लगाऊं। अगर मैं इसके राइट एंड पे वर्टिकल फोर्स लगा रहा हूँ इसको अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड पे अलाइन होने से रोकने के लिए, तो वर्टिकली फोर्स अपवर्ड लगाऊं या डाउनवर्ड लगाऊं, डाउनवर्ड लगा दूं राधिका, डाउनवर्ड फोर्स लगा दूंगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के टॉर्क को मैं सपोर्ट कर दूंगा। क्या दिमाग लगा रही है, ध्यान से देखना। निडल के राइट एंड पे मुझे फोर्स निकालनी है और ये निडल अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से अलाइन होना चाहती है, अलाइन होने से रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस पे कैसे टॉर्क लगा रही है क्लॉकवाइज, मुझे उसको बैलेंस करने के लिए कैसी टॉर्क लगानी पड़ेगी एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क आए सेंटर के अबाउट, उसके लिए मैं फोर्स अपवर्ड लगाऊंगा ना। तो चलो ये जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का टॉर्क आ रहा है इसको मैं बैलेंस करूंगा अपने वर्टिकल फोर्स के टॉर्क से, और वर्टिकल फोर्स का टॉर्क, वर्टिकल फोर्स कहाँ लगा रहा हूँ मैं, निडल के एंड पे लगा रहा हूँ, तो सेंटर से कितना दूरी पे, L/2, निडल की लेंथ का हाफ, निडल की लेंथ कितनी बता रखी है हमें क्वेश्चन में 0.12 मीटर, तो F इंटू 0.6, बस सॉल्व करके F आ जाएगा। आया क्या समझ में, क्लियर हुआ बेटे, समझ में आया कैसे किया। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड उसे अपने डायरेक्शन में अलाइन कराने के लिए क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रही है, उस क्लॉकवाइज टॉर्क को बैलेंस करने के लिए मैं वर्टिकल फोर्स लगा के एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट मेरे फोर्स का एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क F इंटू L/2, 0.1/2 0.6 0.06। ठीक है ना, 0.12/2 0.06, ठीक है ना। अब तुम देख रहे हो इस इक्वेशन के अंदर, रिलेशन के अंदर F छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज तुम्हें पता है, F निकाल लो। आ गया, समझ में आ गया, क्लियर हो गया डायग्राम सबको। हाँ बेटे, ये 2015 में आया क्वेश्चन है, इसके अंदर रजिस्टर, इंडक्टर, साथ में कैपेसिटर दे रखा है। कैपेसिटर में शुरू में चार्ज Q0 माइनस Q0 है, करंट फ्लो होगा अगर रजिस्टर नहीं होता, ठीक है ना, सर्किट में रजिस्टर नहीं होता। देख देख मैं दिमाग लगवाता हूँ तेरा, देख ये तो किताबों में जो सॉल्यूशन दे रखा है तो बड़ा मैथमेटिकल से दे रखा है और मेरी समझ से बाहर है। मेरा दिमाग क्या काम करता है एक बार उसको मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर सर्किट में रजिस्टर नहीं होता तब तो कैपेसिटर पे चार्ज तुम्हारा जो है बार बार जो मैक्सिमम चार्ज आता है ड्यूरिंग एलसी ऑक्सीलेशन वो Q0 ही आता रहता, ठीक है ना। अभी Q0 है, Q0 से 0, 0 से फिर माइनस Q0, माइनस Q0 से 0, 0 से प्लस Q0, जो मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन होता है वो बार बार Q0 आ रहा होता। फिर तुम्हारा ग्राफ जो है ये हो जाता टाइम के साथ, जो डी वाला ऑप्शन तुम्हारे सामने मैंने ड्रॉ करके दिखा रखा है, ठीक है ना। क्वेश्चन के अंदर LCR सर्किट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे खाली L और C नहीं, साथ में रजिस्टर भी लिखा हुआ है, तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन होने वाले हैं। कैपिटल Q² वर्सेस T ग्राफ हमें डिस्कस करना है। कैपिटल Q चार्ज, कैपिटल Q तुम्हें क्या बता रखा है, मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर ड्यूरिंग द ऑक्सीलेशन। तो अगर सर्किट में रजिस्टर नहीं होता कोई एनर्जी वेस्ट नहीं होती, कैपेसिटर पे चार्ज ड्यूरिंग द साइकिल जब जब मैक्सिमम होता है वो बार बार Q0 होता। मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर का स्क्वायर की वैल्यू क्या रहती, कांस्टेंट रहती। पर अभी सर्किट में रजिस्टर लगा हुआ है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ एनर्जी रजिस्टर के क्रॉस हीट के फॉर्म में डिसिपेट होती जाएगी, जिसकी वजह से कैपेसिटर पे जो बार बार ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड ऑक्सीलेशन, जो मैक्सिमम चार्ज आ रहा होगा ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन वो कम होता जा रहा होगा। शुरू में Q0 है, एक साइकिल के बाद कुछ कम, दो साइकिल के बाद कुछ और कम, तो ऑब्वियसली डी ऑप्शन तो हमारा रूल आउट हो गया। दिमाग लगाना है हमने A, B और C में। चलो A, B और C में सबसे पहले तो ये देख लो A और B में
ए और सी में ग्राफ तुम्हारे कर्व दिखा रखे हैं, बी में स्ट्रेट लाइन दिखा रखे हैं। तो अगर यहाँ पे सर्किट में डैम्ड ऑक्सीलेशन हो रहे हैं और जो भी कैपेसिटर पे चार्ज है वो टाइम के साथ कम होता जा रहा है, तो वो लीनियरली वेरी करने वाला है या कर्व्ड आने वाला है ग्राफ। तो तुम बात को समझो। सर्किट में जो पावर डिसिपेटेड एज हीट होगी आई स्क्वायर आर होगी। सर्किट में पावर डिसिपेट जो होगी हीट की तरह वो आई स्क्वायर आर होगी। स्टार्टिंग में जब कैपेसिटर पे चार्ज मैक्सिमम चार्ज की वैल्यू क्यू नॉट ज़्यादा है, तो सर्किट में जो करंट इंड्यूस होंगे कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग के समय, जो भी करंट प्रोड्यूस होंगे वो करंट ज़्यादा मैग्नीट्यूड के होंगे। जब करंट तुम्हारा ज़्यादा मैग्नीट्यूड का होगा तो हीट लॉसेस आई स्क्वायर आर भी ज़्यादा होंगे। ठीक है ना, सर्किट के अंदर एनर्जी लॉस का रेट ज़्यादा होगा। डैम्ड ऑक्सीलेशन के अंदर समय के साथ साथ एनर्जी सर्किट की कम होती जा रही होगी, कैपेसिटर पे चार्ज कम होता जा रहा होगा। कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज बार बार आ रहा है ड्यूरिंग डैम्ड ऑक्सीलेशन, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो उसकी वजह से कैपेसिटर की वजह से सर्किट में जो करंट फ्लो होने वाले हैं उस करंट की वैल्यू भी तो कम होती जा रही होगी। और करंट की वैल्यू कम होती जा रही होगी तो पावर डिसिपेटेड एज हीट आई स्क्वायर आर भी कम होता जा रहा होगा। तो डैम्ड ऑक्सीलेशन के अंदर सबसे पहले तुम्हें ये समझ में आना चाहिए, सर्किट के अंदर जो हीट लॉसेस के रेट हैं वो स्टार्टिंग की जो साइकिल्स होंगी उसमें ज़्यादा होगा और बाद की साइकिल्स में कम होगा। तो जो भी तुम्हारे पास कैपेसिटर पे ड्यूरिंग साइकिल्स मैक्सिमम चार्ज जो आने वाला है ड्यूरिंग डैम्ड ऑक्सीलेशन, जो बार बार मैक्सिमम चार्ज आने वाला है, उसकी वैल्यू स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी डिक्रीज होगी और लेटर ऑन स्लोली डिक्रीज होगी। तो ग्राफ कहीं से भी स्ट्रेट लाइन तो आने वाला नहीं। समझ में आया अभी ऑप्शन कैसे रूल आउट किया मैंने? मेरा दिमाग क्या चल रहा है समझ में आ रहा है? ड्यूरिंग डैम्ड ऑक्सीलेशन सर्किट के अंदर जो टोटल एनर्जी है वो कम होती जा रही होगी। जब टोटल एनर्जी सर्किट की कम होती जा रही होगी तो सर्किट में जो फ्लो होने वाले करंट है वो करंट भी कम होते जा रहे होंगे। तो जब करंट कम होते जा रहे होंगे तो सर्किट में पावर डिसिपेटेड इज हीट डैम्ड ऑक्सीलेशन की इनिशियल साइकिल्स में ज़्यादा होगी, फाइनल साइकिल्स में कम होगी, जिसकी वजह से कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज है वो स्टार्टिंग में जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा, बाद में स्लोली डिक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया? चलो दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये इंडक्टर नहीं होता, अब दिमाग लगाना है, देखो ए और सी में, ए और सी में तुम देख रहे हो L1 के लिए कौन सा ग्राफ है, L2 के लिए कौन सा ग्राफ है, मेरे को वो दिमाग लगाना है। तो मेरे जो जब भी इस तरह के केसेस को मैं रिलेट करने की कोशिश करता हूँ मेरे दिमाग में एक्सट्रीम केसेस आते हैं। एक्सट्रीम केसेस क्या आते हैं? इंडक्टेंस की वैल्यू 0 ले लो या इंडक्टेंस की वैल्यू इनफाइनाइट ले लो। अगर इंडक्टर की वैल्यू मैं 0 ले लेता हूँ, सुनना मेरी बात, इंडक्टर की वैल्यू अगर मैं 0 ले लेता हूँ मतलब ये इंडक्टर होता ही नहीं सर्किट में, तो सर्किट में कैपेसिटर पे जो भी एनर्जी है वो पहली की पहली साइकिल में सारी के सारी रजिस्टर के क्रॉस हीट के अंदर डिसिपेट हो जाती है। चलता है कि दिमाग? अगर सर्किट में इंडक्टर ही नहीं होता, एलसी ऑक्सीलेशन ही नहीं होते, कैपेसिटर के क्रॉस जो भी एनर्जी है वो पहली बार में ही सारी की सारी रजिस्टर के क्रॉस लॉस हो जाती है। तो इंडक्टेंस की वैल्यू 0 होती तो कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज क्यू है उसकी वैल्यू जल्दी डिक्रीज होती है, स्लो डिक्रीज होती है? अगर इंडक्टेंस की वैल्यू 0 होती तो कैपेसिटर पे जो चार्ज है उसके स्क्वायर की वैल्यू जल्दी डिक्रीज होती या स्लो डिक्रीज होती? फास्ट डिक्रीज होती या स्लो डिक्रीज होती? फास्ट डिक्रीज होती ना। चलता है कि दिमाग? तो यहीं से मुझे समझ में आता है इंडक्टेंस जितना कम होगा सर्किट में कैपेसिटर पे आने वाला चार्ज उतना तेजी से डिक्रीज होगा। तो ध्यान से देखो, तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर L1 और L2 में से कौन बड़ा बता रखा है? क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया तुम लोगों को, स्टार्टिंग में ही बता रखा है क्वेश्चन के अंदर L1 इज ग्रेटर देन L2। तो L2 तुम्हारा छोटा है, L2 के केस में कैपेसिटर जल्दी जल्दी, कैपेसिटर पे आने वाला मैक्सिमम चार्ज जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा। तो L2 वाले केस में जल्दी जल्दी डिक्रीज होगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए या सी? कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए या सी? इंडक्टेंस जितना कम होगा कैपेसिटर पे आने वाला मैक्सिमम चार्ज उतना जल्दी जल्दी खत्म होगा। L2 छोटा है, ठीक है, तो L2 वाले केस में तुम देख रहे हो कैपेसिटर पे जो मैक्सिमम चार्ज आता है उसकी वैल्यू जल्दी डिक्रीज होगी, तो ए वाला ऑप्शन सही हो गया, सी वाला गलत हो गया। तो तुम देख रहे हो मैंने कैसे कोई भी बिना मैथमेटिकल इक्वेशन के, बिना ही कॉमन सेंस लगा के, नॉर्मल फिजिक्स लगा के अपना कैसे क्वेश्चन को मैंने हैंडल किया। ठीक है ना, तुम किताब में देख रहे हो इन्होंने कोई लंबी लंबी डिफरेंशियल इक्वेशंस लिख रखी हैं, उसके सॉल्यूशंस लिख रखे हैं, ना मुझे वो डिफरेंशियल इक्वेशन पता होने की जरूरत है, ना मुझे उनके सॉल्यूशंस पता होने की जरूरत है। जो मैंने कॉमन सेंस लगाई वो तुम भी लगा सकते हो, और कौन सा ग्राफ हैंडल करना है, कैसे हैंडल करना है, ठीक है ना, वो सारी कहानी तुम्हें मैंने समझा दी। क्लियर हुआ सबको, समझ में आया? ठीक है ना, क्लियर हो गया बेटे? चलो एक क्वेश्चन 2009 जेई मेंस का इन्होंने दिखा रखा है, इसके अंदर बैटरी है, रजिस्टर है, दो रजिस्टर हैं, एक इंडक्टर है।
टाइम t इक्वल टू 0 पे इन्होंने स्विच क्लोज कर दिया है। स्विच क्लोज करने के बाद तुमसे कह रहे हैं टाइम t इक्वल टू 0 पे स्विच क्लोज किया है, वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस इंडक्टर किसके बराबर होता है? एल डी आई बाई डी टी। किसके बराबर होता है? एल डी आई बाई डी टी, ठीक है ना। या फिर तुम ध्यान से देखो, पहले तो नोटिस करो, अगर मैं ये स्विच क्लोज कर देता हूँ, बैटरी के टर्मिनल्स की देखो मैं वोल्टेज मार्क करता हूँ, इसको मैं मान रहा हूँ जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट। इसको अगर मैं जीरो पोटेंशियल वाला पॉइंट मान लूँ तो यहाँ पोटेंशियल कितना हो गया? 12 वोल्ट। यहाँ पोटेंशियल जीरो तो यहाँ भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो। यहाँ पोटेंशियल 12 वोल्ट तो यहाँ पे भी पोटेंशियल 12 वोल्ट, यहाँ पे भी पोटेंशियल 12 वोल्ट। तो ध्यान से देखो, ये तुम्हारे पास इंडक्टर और रजिस्टर सीरीज में है, और तुम देख रहे हो इस सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर एंड रजिस्टर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट। 12 माइनस जीरो कब 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 होगा पोटेंशियल डिफरेंस इस ब्रांच के क्रॉस? 12 वोल्ट। शुरू में, आखिर में कब होगा? तुम्हारी जो इंडक्टर रजिस्टर वाली ब्रांच है, इस इंडक्टर और रजिस्टर वाली ब्रांच के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 12 माइनस जीरो 12 वोल्ट कब मिलेगा? टाइम t इक्वल टू 0 पे, टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे, या बीच वाले टाइम में? दिमाग लगाओ, एट ऑल द टाइम, ठीक है ना। ध्यान से देखो, बैटरी की वोल्टेज 12 वोल्ट, पूरी की पूरी R1 के क्रॉस, पूरी की पूरी L और R2 के क्रॉस। दोनों ब्रांचेस कैसी हैं? पैरेलल में है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम 12 वोल्ट के बराबर। तो इंडक्टर L और रजिस्टर R2 वाली ब्रांच के क्रॉस हमेशा वोल्टेज 12 वोल्ट रहने वाली है। पर ध्यान से देखो, इंडक्टर होने की वजह से क्या होगा? इस ब्रांच में जो भी करंट फ्लो होना है, इस इंडक्टर रजिस्टर वाली ब्रांच में जो भी करंट फ्लो होना है, इंडक्टर की प्रेजेंस की वजह से वो करंट स्लोली इंक्रीज होगा। और जैसे जैसे वो करंट इंक्रीज होता जा रहा होगा, मेरी बात को समझो, I इंटू आर टू बढ़ता जा रहा होगा। I इंटू आर टू बढ़ता जा रहा होगा तो एल डी आई बाई डी टी, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम होती जा रही होगी। मेरी बात समझो, इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज प्लस रजिस्टर R2 के क्रॉस वोल्टेज मिला के 12 वोल्ट के बराबर है। सर्किट में इंडक्टर वाली ब्रांच में जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे करंट बढ़ता जाएगा, इस करंट को मैं I1 लिख देता हूँ, यहाँ पे करंट में I2 लिख देता हूँ, बैटरी से टोटल करंट मान लो I1 प्लस I2 आ रहा है। जैसे जैसे करंट I1 बढ़ता जा रहा होगा, रजिस्टर R2 के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता जा रहा होगा, तो ऑब्वियसली इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम होती जा रही होगी। दोनों के क्रॉस मिला के वोल्टेज शुरू से लेके आखिर तक 12 वोल्ट रहेगी। तो किसी तरह अगर मुझे ये I1 मिल जाए तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर किसके बराबर हो जाएगा? 12 माइनस I1 इंटू आर। बोलो, ये बात समझ में आती है? पहले इंडक्टर रजिस्टर के क्रॉस मिला के वोल्टेज 12 वोल्ट है। किसी भी समय रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज I1 इंटू R2 है, तो इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज 12 माइनस I1 R2 है। किसी तरह हमें I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाए, हमें वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। और इंडक्टर रजिस्टर सीरीज में, इंडक्टर रजिस्टर सीरीज में है, ब्रांच से क्रॉस वोल्टेज 12 वोल्ट है, करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम कैसे लिखते हैं हम लोग? सिंपल एलआर सर्किट याद करो। सिंपल एलआर सर्किट में करंट का एक्सप्रेशन क्या आता है हमारे पास? V बाय आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। याद है सबको? ग्रोथ ऑफ करंट। तो ब्रांच से क्रॉस वोल्टेज है 12 वोल्ट, रेजिस्टेंस हमारा है यहाँ पे 2 ओम, 12/2 6 एम्पियर। 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाय टाउ, टाउ क्या होगा? एल अपॉन आर। टाउ एल अपॉन आर 400 मिली हेनरी अपॉन आर। कितना आ रहा है? 200 इंटू 10 की पावर माइनस 3.2 आ गया। टाइम कांस्टेंट की वैल्यू एल अपॉन आर 0.2 आ गई। करंट I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। बस अब ये I1 एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो तुमने निकाला है, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगी। आया समझ में? आया सबको? कर लेंगे? क्लियर हो गया? चलो फिर बेटा, आज के लिए इतना ही। तुमने यही क्वेश्चंस पूछे थे, सारे डिस्कस कर दिए तुम्हारे साथ मैंने।